हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमरासुंडा बुक के अंतर्गत जो है सॉइल साइंस के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले जो है सॉइल साइंस का जो है 5 पार्ट कवर कर दिया जा चुका है, ये 6वां पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आप जो लोग भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए वो लोग ज्वाइन कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पादप पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं भूमिका। तो पादप पोषक तत्वों की आवश्यकता एवं भूमिका में है अनिवार्य पोषक तत्व, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिशन। तो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन किसने दिया था? अर्नॉन तथा स्टाउट ने। कब दिया था? 1939 में। और इसको रिफाइन मतलब दोबारा से दोहराया गया कब, किसके द्वारा गया था? तो अर्नॉन द्वारा 1954 में। तो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी जो प्लांट न्यूट्रिशन है किसके द्वारा दिया गया था? अर्नॉन एंड स्टाउट द्वारा, और 1939 में। और इसको रिफाइंड कब किया गया था? 1954 में अर्नॉन द्वारा। अर्नॉन एवं स्टाउट ने 1939 के अनुसार पौधे के लिए 16 जो है पोषक तत्व आवश्यक माने जाते हैं, उन्होंने माना था, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, एफी, मैग्नीज, एफी यानी कि आयरन, उसके बाद मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, बोरान हो गया, जिंक हो गया, कॉपर और क्लोरीन है। तो इतने जो है पोषक तत्वों को ये सब आवश्यक माने थे। और ब्राउन व उनके सहयोगी 1987 में वैज्ञानिकों ने जो है क्या किया? 17वां तत्व दे दिया निकल के तौर पे। तो पहले क्या था? अर्नॉन एवं स्टाउट थे, उन्होंने 16 तत्व अनिवार्य माने। फिर ब्राउन आए और उनके सहयोगी आए 1987 में, कहे नहीं 17 तत्व है, जिसमें से 17वां कौन सा था? निकिल था। अब वर्तमान में जो है पौधों के लिए पोषक तत्वों जो आवश्यक है उसमें से 17वां जो है खोजा गया है, जिसे निकिल कहा जाता है। अब कार्यकीय तत्व, फंक्शनल न्यूट्रिशन। तो कार्यकीय तत्व जो है, यह शब्द जो है डीजे निकोलस ने 1963 में दिया था। और डीजे निकोलस के अनुसार जो है कार्यकीय तत्व 20 माने गए हैं, जिसमें 16 अनिवार्य और 4 लाभदायक पोषक तत्व सम्मिलित किया गया है। तो डीजे निकोलस ने जो है 20 तत्व मान लिया है, जिसमें से 16 जो है अनिवार्य है आपके, और 4 जो है कार्यकीय है, मतलब लाभदायक है। और कुल मिला के जो है 20 कार्यकीय तत्व है। अब आता है लाभदायक पोषक तत्व, बेनिफिशियल न्यूट्रिशन। तो इसमें वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम को लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये पौधे के लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु इनका उपयोग पौधे के लिए किसी न किसी रूप से लाभदायक है। तो वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट या सोडियम को लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये पौधों के लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु इनका प्रयोग पौधों के लिए किसी न किसी रूप में लाभदायक है। और वेनेडियम जो था धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। और सिलिकॉन जो था धान व मक्का में कीट व बीमारी जो था प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का घटक है।
और सोडियम जो है चुकंदर व कैम पौधों में जो है पराश्रयी दाब को नियमित करता है। तो वेनेडियम क्या है, धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। और सिलिकॉन धान व मक्का में कीट व बीमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 घटक है। और सोडियम जो है चुकंदर व कैम पौधों में पराश्रयी दाब को नियमित करता है। अब पोषक तत्वों की अनिवार्यता, इसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। तो खनिज पोषक तत्व को पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। जब पोषक तत्व पौधे की चयापचयी कार्यों में जो है भूमिका निभाते हों और पोषक तत्व के बिना जो है पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं, और पौधे जो है में सामान्य रूप से एक विशिष्ट पोषक तत्व की कमी को उसी पोषक तत्व की आपूर्ति से दूर किया जा सकता है। तो खनिज जो है पोषक तत्व को पौधे के लिए आवश्यक कब माना जाता है? तो तब माना जाता है जब या तो उनके चयापचयी कार्यों में अपनी भूमिका दे रहे हों, या उनके बिना जो है पौधा अपना जीवन चक्र पूरा ना कर सक रहा हो, और या जो है पौधे सामान्य से विशिष्ट पोषक तत्व की कमी से उसी पोषक तत्व के द्वारा जो अपनी आपूर्ति कर रहे हों। अब पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो आवश्यकता के अनुसार जो है पादप पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, और पोषक तत्वों की पादप द्वारा आवश्यक मात्रा के आधार पर निम्नलिखित में जो है वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला आता है स्थूल या मुख्य या वृहद पोषक तत्व है। तो इसमें स्थूल का मतलब क्या होता है? जिन पोषक तत्वों के पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, स्थूल पोषक तत्व कहलाते हैं। तो स्थूल पोषक तत्वों में होता क्या है, जिन पोषक तत्व मतलब वे पोषक तत्व आते हैं जिनके जो है पौधों में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और इसको जो है दो श्रेणियों में जो है बांटा गया है। एक आता है प्राथमिक पोषक तत्व आता है, और दूसरा आता है द्वितीयक पोषक तत्व आता है। और तो प्राथमिक पोषक तत्व में क्या होता है, NPK प्राथमिक पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता जो है पौधों को प्रारंभिक अवस्था यानी जो है बीज के अंकुरण से ही होती है। और उसके बाद द्वितीयक पोषक तत्व आता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। इन पोषक तत्वों को जब पौधे जो है बढ़ावर करना शुरू करते हैं तब इनकी ज़रूरत होती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। तो प्राथमिक पोषक तत्व में कौन सा आता है, NPK आता है, और द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है, और बुनियादी पोषक तत्व भी आते हैं। तो बुनियादी पोषक तत्वों में कौन सा आता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं। ये जल और वातावरण से प्राप्त होते हैं, और ये तत्व जो है पौधों की बुनियादी संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें बुनियादी पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्वों को जो है निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आता है प्राथमिक पोषक तत्व, जिनको जो है प्रारंभिक अवस्था में ही आवश्यक होता है पौधों को, तो NPK आता है। द्वितीय पोषक तत्व जब पौधे बढ़ावर करना शुरू करते हैं तब आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर का, ये द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और फिर आता है बुनियादी पोषक तत्व। तो बुनियादी में कौन सा आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आता है। ये जल और वातावरण से जो है प्राप्त होते हैं, और ये तत्व जो है पौधों की जो है बुनियादी संरचना का निर्माण करते हैं, और इसलिए इन्हें बुनियादी पोषक तत्व कहते हैं। अब आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या होता है, जिन पोषक तत्वों के पौधों को जो है ppm या जो है mg पर kg जो है सांद्रता की आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और इनको जो है ट्रेस तत्व भी कहते हैं। इसमें आता है Fe, आयरन, मैग्नीज और जिंक, कॉपर और बोरान आते हैं।
और इनमें सबसे अधिक मात्रा में Fe की आवश्यकता होती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे कम मात्रा में मॉलिब्डेनम की जो है आवश्यकता होती है। अतः इसे अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व भी कहते हैं। तो अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व किसे कहते हैं? मॉलिब्डेनम को कहते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे अधिक मात्रा किसकी आवश्यकता होती है? तो Fe की होती है। और इनको क्या कहते हैं? तो इनको ट्रेस तत्व भी कहते हैं। अब हवा और पानी से मिलने वाले पोषक तत्व, तो हवा और पानी से मिलने वाले कौन से पोषक तत्व हैं? तो इसमें कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है। और उसके बाद खाद्य व भूमि से मिलने वाले पोषक तत्व में कौन से आते हैं? तो प्राथमिक पोषक तत्व आते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और गौण पोषक तत्व में कौन सा आता है? जिसको द्वितीय कहते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और खाद्य में जो होता है वह भूमि से मिलने वाले सूक्ष्म मात्रिक तत्व में कौन से होते हैं? तो इसमें लोहा आता है, Fe, मैग्नीज आता है, Mn, जिंक आता है, जिंक आता है, Zn, और तांबा आता है, Cu, बोरान आता है, B, उसके बाद मॉलिब्डेनम, Mo, उसके बाद क्लोरीन, Cl, और निकिल, Ni होता है। तो हवा और पानी से मिलने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और खाद्य और भूमि से मिलने वाले कौन से तत्व होते हैं? तो प्राथमिक पोषक तत्व में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और गौण में कौन से आते हैं? तो कैल्शियम आते हैं, मैग्नीशियम आते हैं, सल्फर आते हैं। और खाद्य व जो है भूमि से मिलने वाले सूक्ष्म मात्रिक तत्व में कौन से होते हैं? तो लोहा आता है, मैग्नीज आता है, तांबा आता है, जिंक आता है, बोरान आता है, मॉलिब्डेनम आता है, क्लोरीन आता है, निकिल आता है। और पोषक तत्वों के की जो है पादपों एवं मृदा में जो है गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण है। तो पादपों में गतिशीलता के आधार पे वर्गीकरण में जो है अधिक गतिशील कौन से होते हैं पादपों में? तो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, मॉलिब्डेनम होता है, मैग्नीशियम होता है, और उसके बाद क्लोरीन होता है। मध्यम जो है गतिशील पादपों में कौन होता है? तो जिंक होता है। कम गतिशील कौन सा होता है? तो आयरन होता है, मैग्नीज होता है, और कॉपर होता है, और सल्फर होता है। अगतिशील कौन सा होता है? तो कैल्शियम होता है, बोरान होता है। तो पादपों में गतिशीलता के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक गतिशील कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। मध्यम में कौन सा आता है? जिंक आता है। कम में कौन सा आता है? आयरन होता है, और मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, सल्फर होता है। अगतिशील में कौन सा आता है? कैल्शियम आता है, बोरान आता है। अब मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण में कौन सा आता है? तो अधिक में कौन सा होता है? नाइट्रेट होता है, सल्फर होता है, और सल्फेट होता है, और उसके बाद जो है बोरान होता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर मैग्नीज आता है। और कम में कौन सा आता है? तो अमोनियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, Fe आयरन होता है, और कॉपर आता है। और अगतिशील में कौन सा आता है? तो फास्फोरस आता है, और जिंक आता है। तो मृदा में गतिशीलता के आधार पर देखा जाए तो नाइट्रेट, उसके बाद सल्फेट, फिर बोरान, फिर क्लोरीन, फिर मैग्नीज आता है, अधिक गतिशील होते हैं ये। और कम की बात करते हैं तो अमोनियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, आयरन आता है, कॉपर आता है, फास्फोरस आता है, जिंक आता है। अब आवश्यक पादप में जो है पोषक तत्वों का वर्गीकरण, तो स्थूल पोषक तत्वों की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है बुनियादी पोषक तत्व है। तो कार्बन जो है किस फॉर्म में रहता है? अवशोषण की अवस्था कौन सी है? तो CO2 के रूप में जो है अवशोषित किया जाता है। और औसत सांद्रता कितना होता है? तो 45%। और किससे प्राप्त होता है? तो वायु से प्राप्त होता है। और हाइड्रोजन जो है किस अवस्था में अवशोषित होता है? तो जल के रूप में होता है। और औसत सांद्रता कितना होता है? 6% होता है। और विशेषता क्या है इसकी? तो जल और जो है वायु से जो है ये प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन जो है अवशोषण किस अवस्था में होता है? तो जल के रूप में होता है, H2O, और जो है ऑक्सीजन के रूप में होता है। और औसत सांद्रता कितना होता है? तो 45% होता है। और विशेषता कितना होता है? तो ये वायु से जो है प्राप्त होता है। तो कार्बन किस फॉर्म में अवशोषित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन किस फॉर्म में अवशोषित होता है? जल के रूप में। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में अवशोषित होता है? तो ये जो है जल और ऑक्सीजन के रूप में होता है। कार्बन की जो है औसत सांद्रता कितना होता है पादपों में पोषक तत्व के रूप में? 45% होता है। हाइड्रोजन में 6% होता है, ऑक्सीजन में 45% होता है। और
कार्बन किससे प्राप्त होता है? वायु से प्राप्त होता है। और हाइड्रोजन जो होता है जल और वायु से प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वायु से प्राप्त होता है। अब आता है प्राथमिक जो होता है पोषक तत्व। तो प्राथमिक पोषक तत्व में कौन सा आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में जो है प्राप्त होता है पौधों को? तो अमोनियम और नाइट्रेट फॉर्म में। और उसके बाद सांद्रता कितनी होती है? 1.5% होती है। और नाइट्रोजन का जो है भूमि में मुख्य स्रोत क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। नाइट्रोजन का भूमि में मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बनिक पदार्थ है। अब फास्फोरस जो है किस फॉर्म में मिलता है? तो H2PO4, HPO4 और जो होता है PO4 के रूप में। और सांद्रता कितनी होती है? 0.2% होती है। और मुख्य स्रोत क्या है? एपेटाइट है। तो फास्फोरस जो है H2PO4, HPO4 और PO4 का रूप में होता है। और 0.2% जो है सांद्रता होती है। और मुख्य स्रोत क्या है? एपेटाइट होता है। और पोटेशियम जो है पोटेशियम फॉर्म में होता है, पोटास रूप में। और 1% जो है इसकी जो होता है सांद्रता होती है। और मुख्य स्रोत क्या है? अभ्रक है। तो नाइट्रोजन जो है किस फॉर्म में जो होता है, कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है? तो अमोनियम या नाइट्रेट में। और फास्फोरस कौन सी अवस्था में? तो H2PO4 या HPO4 या फास्फेट रूप में होता है। और पोटेशियम जो है पोटेशियम फॉर्म में ही मिलता है। और नाइट्रोजन किससे प्राप्त होता है? तो कार्बनिक भूमि तथा जो होता है कार्बनिक जो होता है पदार्थ से। और फास्फोरस किससे मिलता है? तो एपेटाइट से। और उसके बाद जो होता है पोटास किससे मिलता है? तो अभ्रक से। अब गौण या द्वितीयक जो है पोषक तत्व है, तो इसमें कैल्शियम आता है जो कि 0.5% होता है। मुख्य स्रोत क्या है? जिप्सम है। और उसके बाद मैग्नीशियम आता है तो Mg2+। उसके बाद होता है कितने होते हैं? तो 0.2% होता है। और मुख्य स्रोत क्या? डोलोमाइट है। सल्फर SO4 पे माइनस होता है चार्ज। उसके बाद SO2 के रूप में होता है। यह पॉइंट जो होता है 1% इसकी सांद्रता होती है। और मुख्य स्रोत क्या है? जिप्सम है। तो कैल्शियम जो होता है किससे प्राप्त होता है? तो जिप्सम से प्राप्त होता है। और मैग्नीशियम किससे प्राप्त होता है? डोलोमाइट से प्राप्त होता है। और सल्फर किससे प्राप्त होता है? तो जिप्सम से प्राप्त होता है। कैल्शियम किस फॉर्म में होता है? तो कैल्शियम के फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम के फॉर्म में होता है। और सल्फर किस फॉर्म में होता है? तो सल्फर जो है सल्फेट और सल्फाइड के रूप में होता है। ये पौधे को प्राप्त होता है। ठीक है। अब आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म में कौन सा आता है? लोहा आता है, जिंक आता है, मैग्नीज आता है, बोरान, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये आते हैं। तो लोहा जो है कौन सी अवस्था में जो है पौधों को प्राप्त होता है? तो Fe। अब Fe जब 2+ रहेगा ऊपर तो अपचयित में होता है। और Fe जब 3+ रहेगा तो वहाँ पे ऑक्सीकृत में होता है। सांद्रता कितना होता है? 100 ppm। और अपचयित या फिर जो होता है उसको हम 0.01% कहते हैं। उसके बाद अपचयित अवस्था में। और उसके बाद फिर जिंक आता है। तो जिंक Zn2+ रहता है और 20 ppm होता है। और इस तत्व का जो होता है अधिकांश भारतीय मृदा में जो है कमी पाई जाती है। खैरा रोग होता है धान में इसकी कमी से। और मैग्नीज आता है जो Mn2+ होता है वो अपचयित फॉर्म होता है। और Mn4+ होता है तो ऑक्सीकृत फॉर्म होता है। 50 ppm जो होता है इसकी सांद्रता रहती है। और उसके बाद अपचयित अवस्था में जो है अधिक उपलब्ध होता है। फिर बोरान जो होता है बोरिक एसिड के रूप में होता है। और 20 ppm जो है इसकी सांद्रता होती है। और कॉपर जो है Cu++ होता है 6 ppm इसकी सांद्रता। और उसके बाद मॉलिब्डेनम जो होता है MOO4 के रूप में होता है। और 0.1 ppm अल्ट्रा माइक्रो तत्व है। और उसके बाद क्लोरीन जो होता है Cl के फॉर्म में होता है 100 ppm जो है सांद्रता होती है। और निकल जो होता है Ni2+ के रूप में होता है। और 0.1 से जो होता है 1 ppm होता है। और 17वां जो है नया पोषक तत्व। तो नया पोषक तत्व कौन सा है? निकल है। तो लोहा किस रूप में मिलता है? तो Fe2+ और Fe3+। जब 2+ हो तो अपचयित होता है। और 3+ हो तो ऑक्सीकृत होता है। और अपचयित अवस्था में जो है अधिक उपलब्ध होता है। जबकि जिंक जो है इस तत्व की भारतीय मृदा में कमी पाई जाती है। और जैसे धान में खैरा रोग हो जाता है। और मैग्नीज आता है तो यह अपचयित अवस्था में मिलता है। अपचयित अवस्था का मतलब Mn2+ होता है। और बोरान बोरिक एसिड में। और फिर जो है निकल जो है नया 17वां पोषक तत्व है। और मॉलिब्डेनम जो है अल्ट्रा माइक्रो तत्व जो है
अब मृदा में जो है फास्फोरस की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें H2PO4 है। इस रूप में जो है pH 5.5 से 6.5 में सबसे अधिक उपलब्ध रहता है। तो 5.5 से 6.5 में उपलब्ध कौन सा फास्फोरस का रूप है, तो H2PO4 है। और HPO4 जो है, यह जो है H2PO4 से कम उपलब्ध अवस्था है, और यह pH जो है 7 से 8 में जो है उपलब्ध रहता है। और PO4 का पर जो है पावर 3, यह जो है फास्फोरस का सबसे कम उपलब्ध अवस्था है, जो ज़्यादा pH मान पर ही उपलब्ध होता है। जैसे pH मान जब 8 से ऊपर रहेगा तो PO4 का जो तो है PO4 रहेगा। तो H2PO4 कब उपलब्ध रहेगा, जब pH मान 5.5 से 6.5 होगा। और HPO4 कब रहेगा, जब pH 7 से 8 के बीच में रहेगा। और PO4 कब रहेगा, जब 8 से ज़्यादा रहेगा। और मृदा में फास्फोरस की अधिकता जो है 6.5 से 7 होने पर जो है जिंक की कमी होती है। फास्फोरस की अधिकता अगर जो 6.5 से 7.0 pH पर हुई तो क्या होगा कि जिंक की कमी हो जाएगी। और मैग्नीज एवं आयरन को जो होता है पौधे जो है अपचयित अवस्था में जो है अधिक ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है अपचयित अवस्था में मैग्नीज और आयरन को जो है अधिक ग्रहण करते हैं। और नाइट्रोजन को धान जो है अमोनियम तथा अन्य फसलें जो है नाइट्रेट के रूप में लेती हैं। तो धान क्या होता है, नाइट्रोजन को अमोनियम तथा अन्य फसलें किस में लेती है, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। और भारत में सामान्यतः जो है 47% जो है मृदा में जिंक की कमी पाई जाती है, 11% मृदाओं में आयरन की, और 4.8% मृदाओं में जो है तांबे की कमी पाई जाती है। तो भारत में सामान्यतः क्या होता है कि 47% मृदाओं में जिंक की कमी, 11% मृदाओं में आयरन की कमी, और 4.8% मृदाओं में तांबे की कमी पाई जाती है। अब बाकी जो है पादप पोषक तत्वों से कमी के लक्षण जो हैं अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।